आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी आज की कहानी कुछ लोगों के भरोसे की नींव पर टिकी है। ये कहानी उन आदिवासियों की है जो सदियों से एक ज्योति में विश्वास रखते हैं। गांव वाले कहते हैं कि एक पहाड़ी पर अक्सर एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है। वो कोई आम रोशनी नहीं है, बल्कि उसका वास्ता महर्षि वेद व्यास से है। उसका वास्ता ज्ञान की देवी सरस्वती से है। उस ज्योति की कृपा से कोई भी वेद व्यास की तरह प्रकांड विद्वान हो सकता है, लेकिन रोशनी पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान दे सकती है। और आज के इंसान में ऋषि मुनियों जैसा सात्विक तप, बल और बुद्धि नहीं है जो उतने ज्ञान को समेट सके। इसलिए तुरंत उसका दिमाग फट जाएगा या वो पागल हो जाएगा। हमें इन दावों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन रोशनी दिखती है तो वहां कुछ तो जरूर होगा। अब वो क्या है, चलिए देखते हैं। जहां अलौकिक रोशनी के होने का दावा है, यह हैरान करने वाला है। वो जो है सिद्ध तपोभूमि है। जहां आज भी राक्षस राज की कहानियां हैं। प्रारंभ से लेकर अभी तक कभी राक्षसों से घिरा रहा, कभी आतंक से घिरा रहा। वहां जिंदगी का मौत से सामना है। मेरा पैर फिसल रहा है, मेरा पैर फिसल रहा है। एक तेंदुआ आके जो है एक बच्चे को पकड़ के ले गया और खा दिया। सांसें थामने वाले सफर से गुजरकर मेरी तो सांस अटकने लगी है जैसे भालू को देखा है। मुसीबतों से टकराकर हमने जुनून की हर हद पार की। खतरा कई गुना बढ़ गया है। बेशुमार चुनौतियों का मुकाबला किया। आज हमारे साथ वहां चलिए जहां कोई नहीं जाता। जो गया वो उसकी भारी कीमत चुकाता है। क्योंकि उस पहाड़ी पर छिपा है दिव्य ज्योति का रहस्य। अभी जो कुछ आपने देखा वो दरअसल इस कहानी का छोटा सा ट्रेलर था। इससे आगे की कहानी और ज्यादा डराने वाली और ज्यादा रहस्यों से भरी है, क्योंकि जिस दिव्य ज्योति की कहानी को सुनकर हमने वो रास्ता चुना था, वो रास्ता आसान नहीं था। हमने अपने जुनून की वजह से कदम आगे तो बढ़ा दिए थे, लेकिन हर एक कदम हम पर भारी पड़ रहा था। तो आखिर कैसा क्या हुआ हमारे साथ? क्या ये सफर हमारी जिंदगी में कभी ना भूलने वाला सफर बन गया? क्या वहां मां सरस्वती की ज्योत वाकई है तो मां उस रूप में कैसी दिखती हैं? आज आधी हकीकत आधा फसाना में हम आपको यही दिखाने वाले हैं। यहां कुदरत एक अलग मायावी रूप में है। जैसे सम्मोहित करती हुई, अपनी ओर खींचती हुई। दिव्य ज्योति की तलाश आज हमें उस सफर पर ले आई है, जिस सफर ने आधी हकीकत आधा फसाना की टीम को कभी न भूलने वाले जख्म दिए।
अगर हम आपसे कहें कि आप कौन से मंदिर जाते हैं, कौन से तीर्थ जाते हैं, तो आप उन जगहों के नाम बताएंगे जहां पर हजारों लोग जाते हैं या फिर उन जगहों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसी धरा पर, इसी भूमि पर, इसी देश में हजारों ऐसी जगह हैं जिनके बारे में ना तो हम जानते हैं और ना ही आप जानते हैं। उन जगहों के बारे में या तो वहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं, वहाँ के चमत्कारों के बारे में या तो कोई साधु संत ही जानते हैं। उन्हीं में से एक जगह है छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला और कांकेर जिले का बिहावापारा गांव। इस गांव में ये कहा जाता है कि इसी भूमि पर ऋषि वेद व्यास जी ने तपस्या की और सालों तपस्या करने के बाद उनको ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई, इतनी विद्या प्राप्त हुई कि उन्होंने आगे चलकर महाभारत को रचा और गणेश जी ने उसे बाकायदा लिखा। और इसी भूमि को लेकर तमाम तरीके के चमत्कारों की बात कही जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर वेद व्यास की पहाड़ी है, जिस पहाड़ी पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। कहा जाता है कि इसी पहाड़ी पर रात के समय एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे आसपास के गांव वाले टकटकी लगाकर देखते हैं। चमत्कार कुछ ऐसा कि रात के समय एक बड़ी सी ज्वाला उठती है, एक बड़ा सा दीपक मान लीजिए जो किसी पर्वत के ऊपर जोर जोर से जल रहा हो, और वो आग, वो अग्नि, वो दिव्य ज्योति आसपास के गांव वालों को दिखाई देती है। इसी के बारे में जानने के लिए आदि हकीकत आधा फसाना की टीम पहुंची है बिहावापारा गांव, जो कि राजधानी दिल्ली से तकरीबन 1300 किलोमीटर दूर है। चमत्कारों और रहस्यों से गुथी इस कहानी के एक एक पन्ने ने हमारी दिलचस्पी को बढ़ाया था। हमें बताया गया था कि व्यास पहाड़ी अलौकिक शक्तियों का घर है। वो जो है सिद्ध तपोभूमि है और वहाँ सबसे पहले बात की जो ब्रह्म ज्योति या जो ज्वाला जो जलता है वो सबसे बड़ा अद्भुत है। ज्वाला के साथ वहाँ पे शंख, झालर, घंटा ये स्वमेव बजने लगते हैं। ऐसी शक्तियां जो इंसान की समझ के पार। अगर उस पहाड़ में कोई चला गया, मतलब इस पीठ में जो है कोई आ गया, व्यास पीठ में, अगर किसी को प्यास लगा है, अगर जल की व्यवस्था नहीं है, तो स्वमेव कहीं पे जो है तालाब प्रकट हो जाना, फिर आदमी उसमें स्नान करते हैं, जल पान करते हैं, फिर वो तालाब का दृश्य हो जाना। या गुफा के अंदर जो है कभी किसी लोगों को जो है घुसा देता है प्रभु, तो वहाँ पे अनेकानेक शस्त्र का होना, ऐसे बहुत सारे वहाँ की चमत्कारिक दृष्टि हैं। दावा तो ये भी था कि वेद विशारद और महाभारत के रचयिता वेद व्यास को मां सरस्वती ने उसी स्थान पर आशीर्वाद दिया था। मां सरस्वती वहां पर दिव्य ज्योतिपुंज ब्रह्म ज्योति के रूप में जो है स्थित है, जिनका आज भी प्रत्यक्ष वहां पर दर्शन होता है। धार्मिक आस्था से जुड़ी कहानियों में अक्सर किसी न किसी चमत्कार का दावा जरूर होता है। वैसा ही इस कहानी में भी था, लेकिन जो अलग था वही हमें कांकेर के इन बीहड़ों तक खींच लाया था। वो था दिव्य ज्योति का रहस्य, एक ऐसी रोशनी की कहानी जिसे वेद व्यास का रूप माना जाता है, जिसे ज्ञान की देवी मां सरस्वती का आशीर्वाद माना जाता है, और यह कहा जाता है कि वो आज भी दिखती है। क्यों, कैसे, कहां से आती है और कहां गुम हो जाती है, ये कोई नहीं जानता। ये कहा जाता है कि इस गांव में एक चट्टान है, एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी के ऊपर रात के समय एक दिव्य ज्योत दिखाई देती है। वो पहाड़ी कहाँ है, जरा ये भी देख लीजिए। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे तो आपको वो पहाड़ी देखने को मिलेगी, चट्टानों से भरी पड़ी, हरी भरी। ये वही पहाड़ी है जिस पर यह दावा किया जाता है कि रात के समय एक दिव्य ज्योत जलती है, और ये दिव्य ज्योत सालों से आसपास के गांव वाले देखते आ रहे हैं।
यानी अब हमें व्यास पहाड़ी तक पहुंचना था। लेकिन सवाल यही था कि हम उस खतरनाक जंगल में सही रास्ता कैसे तलाशें। नदी किनारे से अपन चढ़ेंगे तो हाँ, पानी वगैरह पीने के लिए विचरण करते हैं तो ज़्यादा खतरा उधर से महसूस होता है। तो अपन जो है तो गांव की तरफ से क्या है कि गांव के जो खेती खार है वो लगा हुआ है, तो आदमी जो है तो इधर फैले हुए रहते हैं, तो फिर जानवर की बहुत कम खतरा रहता है। हमें देखनी हो दिव्य ज्योत तो कैसे दिखाएंगे? हम आपको दिखाएं लेकिन रात्रि में ही दिखाएंगे, क्योंकि वो रात में ही जलती है, तो रात में ही दिखा सकते हैं। व्यास पहाड़ी तक पहुंचने के लिए गांव वालों ने हमें 3 रास्ते बताए। एक छोटा रास्ता, एक लंबा रास्ता और एक महानदी वाला रास्ता। लेकिन गांव वालों ने कहा कि नदी वाला रास्ता सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने सबसे पहले शॉर्टकट को चुना। सरस्वत गिरी या फिर कह लीजिए व्यास पहाड़ी, ऊपर जाने का रास्ता बहुत कठिन है। गांव वाले जब ऊपर पूजा करने के लिए जाते हैं तो इन्हीं पत्थरों के बीच में होके जाते हैं। कभी रास्ता बना ही नहीं, और रास्ता बनेगा भी कैसे? मिट्टी कहीं है नहीं, पूरा पहाड़ सिर्फ पत्थरों चट्टानों से बना है। इसी वजह से जो रास्ता है वो बहुत कठिन हो जाता है। तो आप देख ही रहे हैं, हर तरफ पत्थर बिखरे पड़े हैं, और इन्हीं पत्थरों के बीच होकर रास्ता बनाते हुए हमारी टीम भी सरस्वती गिरी पर पहुंचेगी, व्यास पहाड़ी पर पहुंचेगी। पहाड़ का चट्टानी रास्ता किसी भूल भुलैया से कम नहीं था, इसलिए हमने अपने साथ कुछ गांव वालों को ले लिया था। व्यास पहाड़ी दंडकारण्य जंगल का हिस्सा है, और जंगल है तो तमाम तरीके के खतरे भी हो सकते हैं। इसीलिए अकेले जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई, तो गांव वालों का सहारा लिया। गांव वालों ने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि व्यास पहाड़ी पर आखिर किस जगह दिव्य ज्योति जलती है। इसलिए सभी गांव वालों के साथ अब हम भी व्यास पहाड़ी के ऊपर चलने के लिए तैयार हो गए हैं, और अब चढ़ाई हमने शुरू कर दी है। जैसे तैसे आधा रास्ता हमने तय कर लिया। व्यास गुफा की तरफ बढ़ते हुए हमने तकरीबन आधा रास्ता पूरा कर लिया है, और ये बड़ी बड़ी चट्टानें आप देखकर समझ सकते हैं कि कितना कठिन ये रास्ता है, कितना कठिन ये सफ़र है, क्योंकि हर तरफ आपको सिर्फ बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलेंगी, और इन्हीं चट्टानों को पार करते हुए हमें व्यास गुफा तक जाना है, जो कि व्यास पहाड़ी सरस्वत गिरी के एकदम ऊपर बताई जाती है। और तकरीबन 3 किलोमीटर की चढ़ाई हम इस वक्त कर चुके हैं, और अभी इतनी ही चढ़ाई और बाकी है। आगे का रास्ता और ज्यादा चुनौतियों से भरा था। जंगल आपको जीवन जीना सिखाता है। जब रास्ता भटक जाओ तो रास्ता आपको खुद ही बनाना होता है, और यही जंगल की सीख होती है। अभी तक सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसा हमें बताया गया था, कि तभी विशाल पहाड़ ने हमारा रास्ता रोक लिया। ये तस्वीर देखिए, सीधा आपको पहाड़ देखने को मिलता है, और अब गांव वाले कह रहे हैं कि आपको इसी पहाड़ से चढ़ना है। हमने तो कभी पहाड़ चढ़ा नहीं, क्या होगा, कैसे जाएंगे आगे? पहाड़ में रस्सी के सहारा हमको चढ़ना पड़ता है। आप लोग यहाँ से रस्सी के सहारे जाते हैं? हाँ जी, रस्सी के सहारा जाते हैं। हम तो हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगी, हम कैसे जाएंगे? अरे आप भी रस्सी के सहारा से चढ़ देना, आपके लिए भी रस्सी का व्यवस्था करेंगे। गांव वाले तो इस पहाड़ पर चढ़ सकते थे, लेकिन हमारे लिए इसे पार करना असंभव था। इसलिए रस्सी का बंदोबस्त किया गया। ये रस्सी जुगाड़ी गई है,
और गांव वालों का कहना है कि वे हमेशा जब पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं इसी तरीके से अपने साथ रस्सी लेकर चलते हैं। तो अब हम ये रस्सी को विशाल चट्टान से बांध दिया गया और फिर यह तय किया गया कि कहीं इसके टूटने का खतरा तो नहीं, क्योंकि यहां से नीचे गिरने का मतलब था सीधा मौत। बिना गांव वालों के ये सफ़र बहुत मुश्किल है। गांव वालों की आदत होती है तो उनके हाथ नहीं कटते हैं, और जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ ओ गांव वालों की मदद से ये रस्सी बंदी हो एकदम सीधी पहाड़ी है। अगर थोड़ा भी पैर फिसला तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। अगले ही पल मुसीबत ने हमारे कदमों को जकड़ लिया। मेरा पैर फिसल रहा है, मेरा पैर फिसल रहा है। सोचिए, गांव वाले हमेशा इसी रास्ते से पार पर चलते हैं। जैसे तैसे रस्सी के सहारे मुसीबत पार हुई, लेकिन अब हमारी नादानी हम पर भारी पड़ गई, क्योंकि हमारे पास पानी खत्म हो चुका था। प्यास लगी है, पानी खत्म हो गया है और घने जंगल में पानी का कोई स्रोत भी नहीं है। हमें डिहाइड्रेशन का खतरा था, लेकिन कुएं में जो पानी था वो हमें और बीमार कर सकता था। अब जंगल के पानी के सहारे हैं, लेकिन दुविधा यह है कि पी सकते हैं पानी क्या? ना, ये पानी पीने लायक नहीं है। अचानक पानी की कमी के असर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। लग गई? दिमाग अब काम करना बंद कर चुका था। थकान ने पूरे शरीर को निढाल कर दिया था कि तभी हमें लगा कि हमने कोई गलत रास्ता चुन लिया है, क्योंकि हमारे आसपास सिर्फ हमारी टीम थी। हमारे साथ आए गांव वाले न जाने कहां गुम हो गए थे, लेकिन अचानक वो कहां चले गए? कहीं किसी अनहोनी का शिकार तो नहीं हो गए या जानबूझकर भाग गए? हम ये सोच ही रहे थे कि अचानक मौत हमें छू कर निकल गई। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम बाल बाल बची थी। हम पर तीर कौन चला रहा था और क्यों चला रहा था, हमला हो गया है, हमला हो गया। ये हमारी समझ से बिल्कुल परे था, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि ये जो भी हैं वो ये नहीं चाहते कि हम वेद व्यास की पहाड़ी तक पहुंचे, मां सरस्वती की ज्योत का रहस्य सुलझाएं। ना हमें उनकी भाषा समझ आ रही थी, ना उन्हें हमारी। हम इशारों के मोहताज थे। एक भी गलत इशारा हमें मौत के मुंह में ढकेल सकता था। हम किसी तरह उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे। किसी तरह हम उन्हें ये यकीन दिलाने में कामयाब रहे कि हम उनके लिए खतरा नहीं है, जिसके बाद उन्होंने हमें जाने दिया। लेकिन आदिवासियों ने इस बात का इशारा जरूर कर दिया कि आगे खतरा है और हम पीछे लौट जाएं। जंगल के रास्ते पहाड़ी पर चढ़ना चाहते थे, लेकिन आदिवासियों ने हमला कर दिया, रोक दिया। अब नदी के रास्ते जाएंगे।
लेकिन नदी तक पहुंचने के लिए पहले इस अचानक आए रहस्यमयी जंगल को पार करना होगा। लेकिन आगे का रास्ता पार करना क्या इतना आसान था? यह सवाल इसलिए क्योंकि न तो हमारे पास पानी था, न ही खाने का कोई दूसरा सामान। हमें यह भी नहीं जानते थे कि नदी के किनारे तक पहुंचने के लिए हमें अभी और कितने किलोमीटर का सफर तय करना है। रास्ते में क्या क्या खतरे आएंगे यह भी नहीं पता था। हम अब तक जितनी मुसीबतों का सामना कर चुके थे, उन्होंने हमारे हौसले को खत्म तो नहीं किया था, लेकिन हां, उसे डगमगा जरूर दिया था। हमारी टीम ने यह ठान लिया था कि भले ही हमें आदिवासियों ने आगे बढ़ने से रोक दिया, लेकिन हम व्यास पहाड़ी और दिव्य ज्योति की कहानी का पता लगा कर रहेंगे, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इंसान का दिमाग बुरे अनुभवों को जल्दी भूल नहीं पाता, इसलिए जैसे जैसे हम इस बियाबान रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे साथ हुआ एक एक हादसा, एक एक किस्सा किसी भयानक तस्वीर की तरह गुजरता जा रहा था। भले ही आदिवासियों ने हमें छोड़ दिया था, लेकिन हमें तो यह भी बताया गया था कि रास्ते में और कैसे कैसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। ये जो व्यासपीठ, ये जो पहाड़ है, ये बहुत ऊंचा में है, और ज्योति पुंज तो दिन को जलता नहीं है, वो रात को ही प्रज्वलित होता है। अब जब रात को प्रज्वलित होता है तो उस पहाड़ पे जो है भालू, तेंदुआ, चीता, ये सब जानवरों की वहां पे जमवाड़ा है, तो वहां पे देखने कौन जाए? यानी अब अगर किसी जंगली जानवर से सामना हुआ तो उससे कैसे बचेंगे? क्योंकि यहां न तो साथ देने के लिए गांव वाले थे, और न ही हमारे पास कोई ऐसा हथियार जिससे हम खुद को बचा पाते। व्यास पहाड़ी और उस दिव्य ज्योति की कहानी को समझने के लिए कितनी और मुसीबतों का सामना करना होगा, यह बात हमारी समझ से परे जा चुकी थी। तभी अचानक हमारा सामना लंगूरों के एक बड़े झुंड से हो गया। यह झुंड इतना बड़ा था कि हम पर हमलावर भी हो सकता था, लेकिन शायद वो हम पर हमले के मूड में नहीं थे, बल्कि वो हमें किसी अनजान खतरे से आगाह कर रहे थे। लंगूर चीख रहे थे, शायद उन्होंने किसी खतरे को देख लिया था, झाड़ियों में छिपे किसी खूंखार शिकारी को जो हम पर अपनी नजर बनाए हुए था। और तभी हमारा सामना एक विशाल काय भालू से हो गया। जैसा अंदेशा था वही हुआ। गांव वालों ने कहा था कि पहाड़ पर ऊपर आपको जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। भालू नीचे उतर आया है। ये देखिए खतरा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। पीछे हटना होगा यहाँ से, क्योंकि जंगली जानवर है, हमला कर सकता है। और ये लगातार कहा जाता है कि इस पहाड़ी के ऊपर कई तरीके के जंगली जानवर रहते हैं जो शाम के समय नीचे उतरते हैं। किसी इंसान की मौजूदगी को भालू कई किलोमीटर दूर से महसूस कर सकता है, और ये भालू तो हमसे महज कुछ मीटर की दूरी पर था। कुछ भी हो सकता था। भालू घूर रहा है और अब पीट करके वापस जाता हुआ। तो अब एक बार ये चला जाएगा, ये देखिए बार बार रुक रहा है। एक बार जब चला जाएगा तो फिर से दोबारा से हम आगे का सफ़र तय करेंगे। इसलिए हम अब जल्द से जल्द नदी वाले रास्ते पर पहुंचना चाहते थे। व्यास पहाड़ी पर जाने के लिए हमने सड़क का रास्ता चुना, और सड़क के रास्ते से जब हम जंगल में भीतर घुसे तो हमें आदिवासियों ने रोक दिया। इसके बाद अब हमने फैसला लिया है कि महानदी के बीच से रास्ता बनाते हुए नाव के जरिए व्यास पहाड़ी पर चढ़ाई करेंगे।
हमने व्यास पहाड़ी तक जाने के लिए रास्ता जरूर बदला था, लेकिन खतरा जरा भी कम नहीं हुआ था। इस पानी को चीरते हुए हम व्यास पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप दूर दूर तक अपनी निगाहें डालेंगे तो आपको दूर दूर तक सिर्फ पानी देखने को मिलेगा। और हमारी मंजिल की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो हमारे मन में यही है, क्योंकि आम रास्ते से जब आप जाते हैं तो उस रास्ते पर लोग मिलते हैं, खतरा कम होता है, लेकिन क्योंकि ये रास्ता नदी के होते हुए है और नदी से जब आप किसी टापू पर पहुंचते हैं तो वहां पर जंगली जानवर भी हो सकते हैं और ऐसे में ये खतरा ज़्यादा है। हालांकि नदी का पानी देखकर हमारे भीतर एक नई ऊर्जा जरूर आ गई थी। ब्याहवापारा या कांकेर जिले का कोई भी गांव हो, हर तरफ से आपको महानदी एक समुद्र के रूप में दिखाई देती है और कुछ ऐसा विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलता है। एक विशाल दृश्य देखने को मिलता है, चारों तरफ पानी और पानी के किनारे पर आपको बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं और इन्हीं चट्टानों में से एक है व्यास पहाड़ी। महानदी की तेज लहरों में बहती नाव बुरी तरह हिल रही थी। हम मना रहे थे कि बस एक बार किसी तरह ये रास्ता पार हो जाए, क्योंकि अगर नाव पलट गई तो फिर हम न जाने कहां समा जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये, क्योंकि नदी में है, लाइफ जैकेट हमारे पास नहीं है, कुछ भी हो सकता है और ये नदी कई दर्जन फीट गहरी बताई जाती है। ऐसे में जान जाने का भी खतरा है और दूसरी तरफ ये तो पानी है, लेकिन जब पहाड़ पर चढ़ेंगे तो यहाँ खतरा दोगुना हो जाएगा, क्योंकि ये पहाड़ का वो हिस्सा बताया जाता है जहाँ पर आमतौर पर गांव वाले या आसपास के लोग नहीं जाते और जब आसपास के लोग वहाँ पर नहीं जाते तो वहाँ पर जंगली जानवर अपना बसेरा बना लेते हैं। इस लिहाज से इस तरफ से जाने में खतरा कई गुना बढ़ गया है। कोई अनहोनी नहीं हुई, नाव किनारे लग गई। तो महानदी होते हुए हम व्यास पहाड़ी पहुंच चुके हैं और ये व्यास पहाड़ी का वो हिस्सा है जो आधे से ज़्यादा पानी में डूबा हुआ है और अब यहाँ पर खतरा ज़्यादा है, क्योंकि हम लगातार जो आपको बता रहे हैं कि ये वो हिस्सा है जहाँ से आमतौर पर लोग और गांव वाले नहीं जाते और अब हम व्यास पहाड़ी के इस छोर से चढ़ाई करने वाले हैं और उस गुफा तक जाएंगे जहाँ पर यह कहा जाता है कि रात के समय एक दिव्य ज्योत जलती है। कुछ देर के सफर के बाद अचानक हमने वो देखा जिसका हमको यकीन नहीं था। ये वही रास्ता था जो हमारे साथ हुए हादसे के बाद अचानक गायब हो गया था। सरस्वत गिरी या व्यास पहाड़ी, आप जो चाहे से कह लीजिए। व्यास पहाड़ी के ऊपर कई सारी गुफाएं हैं, लेकिन सबसे कठिन और जटिल रास्ता व्यास गुफा के पास पहुंचने का है, क्योंकि ये गुफा व्यास पहाड़ी पर बाहर की तरफ है, चट्टानों के बीचों बीच है। इसीलिए यहाँ पर गांव वाले भी कम आते हैं और जैसे ही जब शाम ढलती है तो जंगली जानवरों का खतरा भी यहाँ पर बढ़ जाता है। कुछ घंटों की तलाश के बाद हमें एक गुफा दिखाई दी। क्या यही महर्षि वेद व्यास की गुफा थी? क्या यहीं उन्होंने तपस्या की थी? रोमांच से रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं व्यास पहाड़ी के ऊपर, व्यास गुफा के एकदम भीतर। और शायद जो दावा किया जाता है कि इसी पहाड़ी से एक लौ दिखती है, एक दिव्य ज्योति दिखाई देती है। भीषण गर्मी के समय में भी ये गुफाएं बेहद शीतल रहती हैं, बेहद ठंडी रहती हैं। लेकिन अगर आप इन गुफाओं को देखेंगे तो आप डर सकते हैं। डर इसलिए सकते हैं क्योंकि इन गुफाओं के आसपास कुछ ऐसे रास्ते यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कहाँ तक जाते हैं किसी को नहीं पता। गांव वाले कहते हैं कि इन गुफाओं में वे एक सीमित दायरे तक ही भीतर जा पाते हैं। अंत में ये गुफाएं काफ़ी गहरी बताई जाती हैं। हालांकि इस पूरे इलाके में ये कहा जाता है कि भालुओं की तादाद बहुत ज़्यादा है और ऐसे में इस बात से बिल्कुल हैरानी एक तरीके से उसको नकारा नहीं जा सकता कि यहाँ पर भालुओं की मौजूदगी हो, क्योंकि इन गुफाओं के भीतर ही कई भालू पहले देखे गए हैं
और ये दावा गांव वाले करते हैं। गुफा के अंदर हम आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसने हमें वेद व्यास गुफा से जुड़ी चौंकाने वाली कहानियां बताई। वो ज्योत जो दिखाई देती है वो ऊपर से पहाड़ी पर आके दिखाई देती है, ऐसे गांव में से ही दिखाई देती है? गांव में से भी देखते हैं, ऐसे पहाड़ी भी तो आके नहीं देखे हैं, गांव से दिखता है। इस जंगल में कौन कौन से जानवर हैं, किस तरह के जानवर हैं? यहाँ भालू भी है, चीता भी है और कई प्रकार के जानवर हैं यहाँ। लोग ऐसा मानते हैं कि इसी वेदव्यास की पहाड़ी पर यहाँ पर वेदव्यास जी ने तपस्या की और अब इस गुफा के आसपास से ही एक दिव्य ज्योत दिखाई पड़ती है जो रात के समय एक लौ बनकर इस पहाड़ी के ऊपर से ऐसे उठा करती है। बड़ा कैमरा गुफा के ज्यादा अंदर तक नहीं जा सकता था, लिहाजा छोटे कैमरे के सहारे हमने गुफा का वीडियो बनाना जारी रखा। यहां पर इतनी ही जगह है कि एक आदमी जा सकता है, तो अब हम इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए कितना गहरी ये गुफा है और जहाँ तक टॉर्च जा रही है, जहाँ तक रोशनी जा रही है, वहाँ तक हम यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले ही हम भालू से बचे थे और यहां भी भालू के होने का खतरा था। गुप्त अंधेरा है, जिसे गुप्त अंधेरा कहते हैं। ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि कई तरह के जानवरों का निवास हो सकता है। हमें लौटना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि इसके आगे नहीं जा पाऊंगा। लेकिन अब भी वो कहानी अधूरी थी जिसमें गांव वाले दिव्य ज्योति देखे जाने का दावा करते थे। इसलिए हमने व्यास पहाड़ी पर ही दिव्य ज्योति की कहानी समझना शुरू कर दी। गांव ब्याहवापारा के लोगों का कहना है कि इन्हीं चट्टानों के बीच से एक बड़ी ज्वाला निकलती है। ज्वाला आखिर निकलती कहां से है? किसी भी पत्थर के बीच से निकल सकती है, लेकिन यह पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चट्टानें हैं। चट्टानों के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या आपस में दो चट्टानों के टकराने से अग्नि उत्पन्न होती है और उसी को लोग ज्वाला मानते हैं, उसी को दिव्य ज्योति मानते हैं? लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। व्यास पहाड़ी पर दिव्य ज्योति से जुड़ा कोई भी सिरा हमें नहीं मिला। इसलिए हमने एक बार फिर गांव का रुख किया क्योंकि गांव वालों ने रात के वक्त दिव्य ज्योति देखे जाने का दावा किया था। सूर्यास्त हो गया है, शाम हो गई है और जब हमने गांव वालों से बोला कि हमें भी ज्योत देखनी है कि आखिर वो दिव्य ज्योत कहाँ दिखाई देती है, तो गांव वालों ने कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए और आपको पहाड़ी के नीचे से खड़े होकर दिखाएंगे कि दिव्य ज्योति आखिर दिखती कैसी है। तो हम भी जा रहे हैं गांव वालों के साथ देखने के लिए आखिर ये कोई चमत्कार है या फिर किसी की पहाड़ के ऊपर कोई शरारत। शाम जैसे जैसे ढलती गई गांव वालों का जमावड़ा बढ़ता गया। हर किसी को मां सरस्वती की ज्योत स्वरूप का दर्शन करना था। दिव्य ज्योत कहाँ दिखाई देती है आप लोग को? पहाड़ी के ऊपर दिखाई देते हैं ज्योत। इधर कम से कम है 100 साल से 1000 साल हुई, पर हम भी नहीं जाने, पहले से जो जलता था। भजन कीर्तन के बीच गांव वाले वो दिव्य रोशनी देखने के लिए बैठ गए। ब्याहवापारा गांव में कोई मंदिर नहीं है, ना ही कोई धाम है। कोई त्योहार होता है, कोई पर्व होता है या किसी की जयंती होती है तो पूजा व्यास पहाड़ी के ऊपर ही होती है। अब आप देखिए, दिव्य ज्योत देखने के लिए यहाँ पर सभी ग्रामीण इकट्ठा हुए थे और दिव्य ज्योत के इंतजार में अब यहीं पर ही कीर्तन शुरू हो गया है। वक्त बीतता जा रहा था लेकिन उस रोशनी का कहीं अता पता नहीं था जिसका गांव वालों ने दावा किया था। करीब 2 घंटे हो गए, लगातार भजन कीर्तन तो हो रहा है, लेकिन जो दावा किया गया कि दिव्य ज्योति दिखाई पड़ेगी
वैसा अभी तो कुछ प्रतीत यहाँ पर नहीं हो रहा है। बाबा 2 घंटे हो गए, कब दिखाई देगी? हाँ दिखाई देगा, पक्का? पक्का दिखाई देगा। और फिर वो हुआ जिसकी कहानियां हमें सुनाई गई थी। ये कैसा चमत्कार है, ये कैसा चमत्कार है। गांव वाले जैसा दावा कर रहे थे, एक वैसी जोत अब हमको पहाड़ के ऊपर देखने को मिल रही है, व्यास पहाड़ी के ऊपर देखने को मिल रही है। ये किसकी जोत है, आप क्या मानते हैं इसे? सरस्वती वेद व्यास एक रोशनी आसमान में चमक रही थी। देखिए, मैं आपको अपने कैमरे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। गांव वाले जिस जोत का घंटों से इंतजार कर रहे थे, वो जोत सामने है। ऐसा चमत्कार ये गांव वाले ही मानते हैं। मेरा कैमरा उतना वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। देखिए, आपको हल्की सी रोशनी इसमें दिखाई पड़ेगी और अब हम पहाड़ी पर जाएंगे और वो जोत देखेंगे। अरे आइए, मेरे साथ आइए ना। आप रुके हुए क्यों? रुको भैया, तो कहाँ जा रहे हैं उतना दूर? अरे जोत देखनी है ऊपर। नहीं रुको, कोई जा नहीं सकते इधर। लेकिन गांव वालों ने आस्था का हवाला देकर हमें आगे बढ़ने से रोक दिया। जोत तो दिखानी पड़ेगी। यहीं से देख कर वापस हो सकते हैं। वो किसी की शरारत भी हो सकती है ना। हाँ। आप लोग ऊपर नहीं जाते देखने? ऊपर नहीं जाते हम लोग देखने, बस यहीं से देख कर वापस हो जाते हैं। तो हम भी नहीं जाएंगे ऊपर? नहीं, हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि जंगल सच, में जानवरों भी हैं। नहीं, सच सामने लाना जरूरी है। नहीं भाई, यहीं देख करके आप लोग जा सकते हो। आप लोग की परंपरा है क्या? हाँ, ऊपर परंपरा से हम लोग यहीं से वापस हो जाते हैं, वहाँ पर जा नहीं सकते। देवी देवता का स्थल है यहाँ पर। अब जो कुछ हमारे सामने था वो गांव वालों की आस्था से जुड़ा था, इसलिए हमने भी उनकी आस्था को कोई नया रंग देने की कोशिश नहीं की। जो कुछ हुआ वो आपके सामने हुआ, जो रह गया वो भी आपके सामने है। अब फैसला आपके हाथ में है।